कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स को टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने सीधे सीधे धमकी दी तो टीएमसी नेता उदयन गुहा ने उनकी उंगली तोड़ देने की धमकी दे डाली। उसके बाद से टीएमसी के लोग हर उस शख्स को धमकी देने लगे जो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करता है। विरोध में बोलने पर ममता बनर्जी किसी को भी नहीं बख्श रही। अपनी पार्टी के प्रवक्ता शांतनु सेन को भी पद से हटा चुकी हैं। टीएमसी सांसद को पुलिस ने नोटिस थमा रखा है और अब फिल्म स्टार और टीएमसी के पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को खुलेआम धमकियां दी जाने लगी हैं। बंगाली फिल्म्स की मशहूर एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सदस्य मिमी चक्रवर्ती ने चौंकाने वाला खुलासा किया। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कोलकाता केस का विरोध किया था, लेकिन इसके बाद से ही उन्हें रेप की धमकियां मिल रही हैं। मिमी ने इस बाबत एक ट्वीट कर साइबर सेल को भी टैग किया है। मिमी चक्रवर्ती ने कोलकाता के डॉक्टर के बलात्कार हत्या के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। उनके साथ रिद्धि सेन, अरिंदम सिल और मधुमिता सरकार जैसी फिल्मी सितारों ने भी 14 अगस्त की रात आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में सहभागिता की थी। मिमी चक्रवर्ती पूर्व सांसद भी हैं और 2019 लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से जीतकर संसद भी पहुंची थी। मिमी चक्रवर्ती ने बताया कि जब से उन्होंने कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट शेयर किए, उन्हें रेप करने की धमकियां मिल रही हैं, अश्लील मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स को भी शेयर किया। मिमी ने इसके साथ लिखा कि हम महिलाओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, है ना? ये उनमें से कुछ ही हैं जहां बलात्कार की धमकियों को भीड़ में मौजूद नकाबपोश लोगों ने सामान्य बना दिया, जो ये कहते हैं कि वो महिलाओं के साथ खड़े हैं। आखिर कौन सी परवरिश और शिक्षा इनकी इजाजत देती है? एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में कोलकाता पुलिस के साइबर सेल को भी टैग किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना पर राज्य की ममता सरकार निशाने पर है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो घटना हुई, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो क्षति परिवार को हुई है और पूरे समाज को जो आघात पहुंचा है, विशेष रूप से इस घटना पर राज्य सरकार का रवैया जो रहा है, वो बहुत चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया, वहां सुनवाई चल रही है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो बहुत ही चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल के विवादास्पद पूर्व प्रिंसिपल को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल में तमाम तरह की गैर कानूनी काम करने को लेकर संदीप घोष का बांग्लादेश के तस्करी रैकेट से भी गहरा रिश्ता है। संदीप घोष को लेकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने दावा किया कि संदीप घोष तो अस्पताल से बायोमेडिकल वेस्ट और मेडिकल सप्लाई की तस्करी बांग्लादेश में भी करते थे। अख्तर अली का दावा है कि 2023 में उन्होंने इस बात की चिंता राज्य सतर्कता आयोग के समक्ष उठाई थी। जांच में वे दोषी भी पाए गए, लेकिन ऊंची पहुंच के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अपनी पत्नी को बेरहमी से मारने के कारण भी बदनाम हो चुके हैं। संदीप घोष पहले 1260 में रहते थे। वहीं के पड़ोसी ने बताया कि कैसे 12 साल पहले जब संदीप अपनी पत्नी को उस समय बुरी तरह पीट रहे थे और जब उनकी सिजेरियन हुए 14 ही दिन हुए थे। रिपोर्ट में खुद को संदीप का पूर्व पड़ोसी बताने वाले शख्स ने कहा कि एक बार मेरे और घोष के बीच बहस हुई थी। उनका व्यवहार हमेशा खराब रहता था। बाद में मुझे पता चला कि वो एक डॉक्टर थे। यहाँ रहने के दौरान एक घटना हुई जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके सिजेरियन के टाँके फट गए और उन्हें खून बहने लगा। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि इसे पारिवारिक मामला माना गया, लेकिन जब मामला बहुत गंभीर हो गया तो सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप के और हत्या के मामले में घोष को 12 अगस्त को रिजाइन देना पड़ा था। बाद में सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू की और संदीप से जुड़े विवाद सामने आते रहे। बांग्लादेश में तस्करी के मामले में बीवी से मारपीट के मामले में संदीप घोष पर 2023 में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उस समय उन्हें वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर किया गया था। हालांकि बाद में दोबारा उनके आरजीकर अस्पताल में कार्यभार मिल गया। जिस तरह आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल का नाम पहली बार विवादों से नहीं जुड़ा, उसी तरह इस अस्पताल का नाम भी विवादों में पहली बार नहीं आया। कहा जा रहा है कि इस अस्पताल में पहले भी रहस्यमयी मौतें हुई हैं।
कभी यहाँ मेडिकल प्रोफेशनल मारे गए तो कभी प्रोफेसर और कभी हाउस स्टाफ। 25 अगस्त 2001 को ऐसी ही घटना हुई थी जब चौथे वर्ष के छात्र सौमित्र विश्वास को छात्रावास के कमरे में फंदे से मृत लटकता पाया गया था। उनकी मौत को भी प्रशासन ने आत्महत्या बताया था, लेकिन तब भी हॉस्टल में अश्लील फिल्म्स के निर्माण की बात उड़ी थी। अरोमिता दास और अमित बाला नामक उनके 2 सहपाठियों की गिरफ्तारी के बावजूद ये मामला अनसुलझा रहा। 5 फरवरी 2003 को अरिजीत दत्ता नामक हाउस स्टाफ ने आत्महत्या की थी। बताया गया कि उसने पहले खुद को हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया और फिर कलाई की नस काट ली और फिर छत से कूद गया। न कोई सुसाइड नोट मिला और न ही आत्महत्या का कोई कारण ही पता चल पाया। घटना के कुछ ही दिन बाद 16 फरवरी को प्रवीण गुप्ता ने आत्महत्या का प्रयास किया। हरियाणा के प्रवीण मानिकतला स्थित लाल मोहन हॉस्टल में रहते थे। उन्होंने अपने दोनों कलाई की नस काटने का प्रयास किया था। प्रवीण के पिता ने बेटे के किसी बात से परेशान होने की बात कही थी। वहीं पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग बताकर कहा कि उसने अपनी प्रेमिका को सुसाइड नोट भेजा था। कोर्ट से आदेश दिए जाने के बाद से संजय सिंह सरेंडर करने से बचने के लिए कई तरह के बहाने बनाते रहे। संजय सिंह के इस दांव पेच से नाराज कोर्ट ने पुलिस से संजय सिंह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का आदेश दिया। ऐसे वक्त में जब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं, संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। सुल्तानपुर की अदालत ने करीब 2 दशक पुराने एक मामले में सुनवाई में शामिल न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर 28 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 13 अगस्त को संजय सिंह, सपा नेता अनूप संडा और 4 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट में न तो संजय सिंह हाजिर हुए और न ही अनूप संडा। कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और 28 अगस्त तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में इन सभी को करीब 1.5 वर्ष पहले ही 3 महीने की सजा और 1.5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई जा चुकी है, जिससे बचने के लिए भी इन सभी ने हाईकोर्ट की शरण ली। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ये मामला 2001 का है। नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास वर्तमान में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा सहित तमाम लोगों ने बिजली, पानी सहित तमाम जन समस्याओं को लेकर जन आंदोलन किया था और उस समय के कोतवाली नगर के उप निरीक्षक ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं को लगाकर इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इन सभी को दोषी माना और इन सभी को 3 महीने की जेल और 1.5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है और इसके खिलाफ इन लोगों ने सेशन कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन वहां भी इन्हें झटका ही लगा। बीते 9 अगस्त को इन्हें लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया था। सरेंडर करने के बजाय ये सभी हाईकोर्ट का रुख कर लिए। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर न होने पर इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश जारी किया गया, लेकिन कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कोई नहीं आया। लिहाजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इन सभी की गिरफ्तारी के वारंट बरकरार रखे। अब इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई होनी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से अपने गठबंधन को खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि अपने दम पर वे दिल्ली नहीं जीत पाएंगे। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया कांग्रेस से गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश में है। वजह ये कि भले ही आम आदमी पार्टी हरियाणा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में उतरती है तो अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त होने का खतरा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करने को बेकरार है। बीजेपी से गठबंधन टूटने और बिखराव के कारण बुरी तरह से संकट में घिर चुकी जननायक जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का मूड बनाया है। जेजेपी के प्रधान महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने
गठबंधन को लेकर संकेत दिए हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला आम आदमी के साथ सशर्त गठबंधन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस से दुश्मनी और दिल्ली में दोस्ती नहीं चलेगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से अपने सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। मतलब साफ है कि जिस इंडी गठबंधन की दुहाई देकर आम आदमी पार्टी हर मौके पर कांग्रेस के साथ चिपक जाती है, वो खेल दुष्यंत चौटाला को मंजूर नहीं है। सूत्रों के हवाले से पता चला कि दुष्यंत चौटाला ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस से अलग हो जाए तो जेजेपी गठबंधन कर लेगी, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का समर्थन करते रहे तो जेजेपी का उनसे गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत साथ साथ चुनाव नहीं लड़ रहे। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अभी गठबंधन को लेकर किसी दल से बातचीत नहीं हुई है। दुष्यंत के मुताबिक हरियाणा में पूरे 5 साल की स्थायी सरकार चाहने और चलाने वाले दलों के साथ जेजेपी का गठबंधन किया जा सकता है। चौटाला ने कहा कि जेजेपी का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, इसके लिए पहले आम आदमी पार्टी को ही पहल करनी होगी। फिलहाल जेजेपी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी से अलग हो चुकी जननायक जनता पार्टी इस वक्त संकट में है। उसके सामने अपना वजूद बचाने के लिए चुनौती है। हाल ही में उसके 10 में से 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव में जेजेपी और आम आदमी पार्टी के चुनावी समीकरण एक साथ सामने आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन की कोई सीट नहीं जीत सकी थी। जेजेपी के प्रधान महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 सितंबर से पहले जेजेपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी, जिसमें हरियाणा की अलग अलग सीटों को लेकर तय किए जाने उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। इसके बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इसी विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी सबसे ज्यादा युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चुनावी मौसम में बदलापुर का सियासी बदला लेने के लिए उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक और अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार तक सब बेकरार हो गए। आनन फानन में महाराष्ट्र बंद का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन यही विपक्ष कोलकाता रेप और मर्डर मामले में पूरी तरह से खामोश है। राहुल गांधी ने खाना पूर्ति करते हुए एक्स पर पोस्ट कर दिया, लेकिन जैसा कि हर बड़ी वारदात के बाद होता है, राहुल गांधी वहां कूद कर पहुंच जाते हैं और जमकर सियासत करते हैं। अयोध्या में रेप की घटना होती है, बंगाल में होती है, तो राहुल गांधी के पैर बंध जाते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी से इस मुद्दे पर तीखे सवाल किए। आचार्य ने न सिर्फ राहुल बल्कि सियासी नौटंकी कर रही ममता बनर्जी को भी अपने रडार पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले ये फैसला करना होगा कि वो संवेदनशील व्यक्ति हैं या फिर संवेदनहीन। अगर वो संवेदनशील शख्स हैं तो उन्हें कोलकाता जरूर जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को उन जगहों पर जरूर जाना चाहिए जहां लोगों पर अत्याचार हो रहा है। अगर रायबरेली में अपराध होगा तो वे वहां जाएंगे, लेकिन अयोध्या या कोलकाता में अपराध की घटनाएं होंगी तो वे वहां नहीं जाएंगे। बेटी बंगाल की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, अगर किसी भी बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए राहुल गांधी को जाना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी अब तक बंगाल क्यों नहीं गए? क्या उन्हें डर है कि ममता बनर्जी उनसे नाराज हो जाएंगी, या फिर वे अयोध्या इसलिए नहीं गए कि जिसने बलात्कार किया वो समाजवादी पार्टी का नेता है? क्या उन्हें डर है कि अखिलेश यादव उनसे नाराज हो जाएंगे? राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता हैं और अब तक तो वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लेटरल एंट्री विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस देश में जितनी भी बीमारियां हैं उसकी जड़ कांग्रेस रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन के 30 साल से अधिक समय कांग्रेस को दिया। आज की कांग्रेस तो कैंसर बन गई है, लेकिन अब उनके पास राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो कांग्रेस को खत्म कर देंगे। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने यही बात कही थी। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक जो काम कांग्रेस का कोई नेता नहीं कर पाया उसे राहुल गांधी पूरा करेंगे। उन्होंने कोलकाता की घटना को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस समय अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। पहले उनका वामपंथियों से झगड़ा था, लेकिन भाजपा के बढ़ते समर्थन से ममता बनर्जी को बहुत परेशानी है। उनके सामने भगवान राम और सनातन की बात करो तो वे चिढ़ जाती हैं। उन्हें कोलकाता रेप मर्डर मामले में जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोलकाता पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, लेकिन ममता बनर्जी खुद धरना देकर नौटंकी कर रही हैं। विपक्ष क्यों शांत है? उनके नेता विपक्ष क्या कोलकाता जाएंगे? किसानों के नाम पर विपक्षी दलों, खास तौर पर कांग्रेस के इशारों पर सियासत करने वाले राकेश टिकैत अब भारत को बांग्लादेश बनाने की बातें करने लगे हैं। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर के बाद भारत का हाल बांग्लादेश जैसा करने के सपने राकेश टिकैत के मन में ऐसे ही नहीं पनप रहे।
बल्कि इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। और इसी वजह से राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर बात करते हुए भारत में भी ऐसा ही हाल होने की चेतावनी दी। और इतना ही नहीं, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी निर्मम हत्या के मामले में टिकैत ममता बनर्जी सरकार की दलीलें करने लगे। राकेश टिकैत विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए बंगाल चुनाव में प्रचार भी कर चुके हैं। राकेश टिकैत का कोलकाता दरिंदगी पर कहना है कि इस घटना को हाईलाइट कर सरकारों को बदनाम किया जा रहा है। पिछले 10 दिन से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होगा तो कुछ नहीं होगा। मणिपुर में घटना हुई, किसी ने सवाल जवाब नहीं दिया। इसके पीछे सरकार गिराना और राष्ट्रपति शासन लगाना मकसद है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसा ही हाल तो यहां भी हो रहा है। मीडिया की ओर से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा, वहां 15 साल से जो सत्ता में थे उन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रखा था। अब वो लोग बंद हैं, उन्हें भागने कहां दिया गया। यही हाल अब यहां होगा। ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने बहका दिया और ट्रैक्टर लेकर आगे लाल किले पर चले गए। टिकैत ने कहा कि अगर 26 जनवरी के दिन लाल किले की बजाय ये लोग ट्रैक्टर को संसद की ओर मोड़ देते तो काम हो जाता। उस दिन लाखों लोग पीछे थे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर ये लोग संसद की ओर मुड़ जाते तो उसी दिन सब निपट जाता। अब ये निपटेगा। अब तैयारी जनता की है। जनता इसके लिए तैयार बैठी है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि अब हम तैयार बैठे हैं, बस इस सरकार को फिर से कुछ गड़बड़ करने दो। इस बार हम कोई चूक नहीं करेंगे। वह तो हमसे उस दौरान चूक हो गई, संसद की ओर ट्रैक्टर्स को नहीं घुमाया। वहीं कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और नृशंस हत्या का देश भर में विरोध होने पर भी राकेश टिकैत ने सवाल उठाया। टिकैत ने कहा कि रेप और हत्या हुई, इसका केस उनके ऊपर दर्ज हो गया, लेकिन पूरे देश में इसको हाईलाइट करने का क्या मतलब है? क्या ये इसलिए हो रहा है कि सरकार गिरा दी जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए? इसका यही एक मकसद है। और ऐसा ही रहा तो बांग्लादेश जैसा हाल यहां होगा। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। राकेश टिकैत के इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार और कोलकाता पुलिस लगातार निशाने पर है। दोनों के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जिस तरह ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस ने शुरू में लीपापोती की कोशिश की, उससे उनकी कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में ममता बनर्जी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर ममता सरकार और कोलकाता पुलिस से कई सवाल भी पूछे, लेकिन एक भी सवाल का ममता बनर्जी सरकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वे सारे सवाल सही और साफ तौर पर सरकार की नाकामी की तरफ इशारा कर रहे थे। इस केस में ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस की ओर से सबसे बड़ी गड़बड़ी ये की गई कि घटना वाले दिन इसे आत्महत्या करार दे दिया गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई। यही नहीं, डॉक्टर के माता पिता को उनकी बेटी का शव देखने के लिए अस्पताल में 3 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। पुलिस ने जल्दबाजी में शव को अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया और एफआईआर दर्ज करने में तो काफी लंबा वक्त लग गया और पुलिस मामले में लापरवाही शुरू से ही कर रही थी। और सबसे पहले तो पीड़िता की डायरी का एक पन्ना ही गायब कर दिया गया था और आशंका ये जताई जा रही थी कि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हो। और इसमें अब तक ममता बनर्जी सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई, लेकिन पीड़िता के पिता ने इसे अपमान बताया। ट्रेनी डॉक्टर से सेमिनार हॉल में हुए रेप और मर्डर के बाद, लेकिन घटना के कुछ समय बाद ही वहां चिनाई का काम शुरू कर दिया गया। सेमिनार हॉल से सटे बाथरूम की दीवार का एक हिस्सा भी तोड़ दिया गया और इन कदमों से साफ है कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपना पद छोड़ दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दूसरी जगह चले गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने सवाल करने की जगह उनकी पोस्टिंग कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज सेमिनार में पोस्ट कर दी और इसके पहले घोष ने ही इसे आत्महत्या करार दिया था। और इस घटना के विरोध में जब डॉक्टर और अन्य लोग 14 अगस्त की रात कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे थे, तब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भीड़ ने घुसकर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस कार्रवाई करने की जगह चुपचाप तमाशा देखती रही, तोड़फोड़ करने दी गई। ममता बनर्जी सरकार ने आलोचनाओं के बीच भी एक बड़ी गलती की और इस मामले को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई होने लगी। मीडिया और सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों को दबाने का प्रयास किया। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से कुल 280 लोगों को नोटिस जारी किए गए और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।